प्रोग्राम होते रहते हैं, स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी रिसोर्स पर्सन आते हैं, पर ये एजुकेशन से थोड़ा सा हट कर है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर जब कॉलेज छोड़ा और इस लाइफ में हम लोग आए, जब हम इस लाइफ में लॉन्च हुए कॉलेज के बाद, तो हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी और उस इस प्रॉब्लम को हमने किस तरीके से फेस करा और हम आज किस लेवल पे है, या आज हमारा लेवल क्या होना चाहिए था अगर हम अपने सही डिसीजन उस समय लेते हैं। तो सीधा हम लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सीधा एक्सपीरियंस बेस्ड एक्सचेंज है। यहाँ पे हम लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि पोस्ट कॉलेज क्या क्या डिफिकल्टीज आती है और आप कैसे उनसे ओवरकम कर सकते हैं अपने आप को। तो हमारा टॉपिक भी यही है कि गाइड टू डिसीजन मेकिंग पोस्ट कॉलेज। पोस्ट कॉलेज आपको किस तरह से डिसीजन लेना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड जॉब, गुड जॉब का क्या मीनिंग होता है। देखिए, पोस्ट कॉलेज सबसे पहले यही रहता है कि आपको एक अच्छी जॉब मिले। अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन है कि अच्छी जॉब का मीनिंग क्या होता है। अच्छी जॉब का मीनिंग, अगर मैंने आपको वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के अंदर सबसे अच्छी पोस्ट दे दी और मैंने आपकी सैलरी मात्र 5000 रुपीज रखी, तो क्या वो आपके लिए गुड जॉब है? मेरे ख्याल से शायद नहीं। कि अगर मैंने वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी के अंदर आपको सबसे अच्छी कंपनी दी और सबसे अच्छी पोस्ट दी, बस मैंने आपकी सैलरी मात्र 5000 रुपीज 5000 रुपए रखी, तो मेरे ख्याल से वो आपकी गुड जॉब नहीं है। गुड जॉब का एक ही सिंपल डेफिनेशन होता है कि वो कितना सैलरी दे रहा है। जितना ज्यादा हमारा सैलरी होगा वो हमारे लिए गुड जॉब होगी, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल में ही गुड जॉब का ही मीनिंग आता है, नॉर्मली नहीं आता है। बड़ी से बड़ी कंपनियों में भी अगर अच्छी पोस्ट मिले पर अगर सैलरी सही नहीं होती तो लोग रिजाइन कर देते हैं। तो गुड जॉब का मीनिंग है कि आपको सैलरी ज्यादा मिले। तो शुरू से ही हमारा एक ही मोटो होता है कि अल्टीमेटली जो हमने एजुकेशन लिया, हमारे टाइम को और हमारे मनी को इन्वेस्टमेंट करा, उससे हमें अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, मतलब अच्छा पैसा मिलना चाहिए। इसमें हम लोग एक और एग्जांपल पे जाते हैं। शेयर मार्केट का एग्जांपल मैं यहाँ लेना चाहूंगा, बच्चों को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल्स ज्यादा लिए हैं। शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी शेयर को खरीदते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो हम यही सोचते हैं कि हमें उससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज अगर हमने शेयर 10 रुपए का लिया है, तो आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद उसकी वैल्यू कम से कम आपकी 50 रुपए या मोर देन 10 रुपीज होनी ही चाहिए, जब जाके हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर उसकी वैल्यू 10 रुपीज रहेगी तो हम लॉस में रहेंगे। तो पोस्ट कॉलेज की बात तो हम लोग करेंगे कि पोस्ट कॉलेज हम लोगों को क्या क्या करना है, पर प्री कॉलेज हमने जो इस एजुकेशन के अंदर अपने टाइम का और अपने मनी का इन्वेस्टमेंट करा है, उसका रिटर्न कितना आ रहा है, इसका भी हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि पोस्ट कॉलेज हम लोग डिस्कस करेंगे, पर प्री कॉलेज की, कॉलेज के पहले जो आपने आज की तारीख में एजुकेशन के अंदर टाइम और मनी का इन्वेस्टमेंट करा है, उसका कितना रिटर्न आप लोगों को मिला है। तो अगर मैं बात करूं आपको जॉब की, तो नॉर्मली सैलरी एक्सपेक्टेशन सबका ज्यादा ही होता है, पर नॉर्मली अभी जितने भी जो हमारा क्राउड है वो बी फॉर्म ग्रेजुएट क्राउड है। तो अगर मैं बी फॉर्म के बाद की बात करूं, तो जो मैक्सिमम सैलरी स्केल जाता है किसी भी फार्मेसी वाले बच्चे के लिए, वो मैक्सिमम जाता है 12,000 रुपीज। मेरे ख्याल से शायद 40 से 50% बच्चों को जॉब भी नहीं मिलती है, और जिन बच्चों को जॉब मिलती है उनका सैलरी स्केल होता है 8 to 12,000। इवन मैंने कुछ ऐसे केस देखे हैं कि बच्चों को एक एक साल के बाद भी 5-5, 6-6 हजार रुपए ऑफर करे जाते हैं, उनके एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो जहां पे आपको मैक्सिमम सैलरी 12,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है केवल, देखिए जो ये 12,000 रुपीज आपको मिल रहा है, ये कब मिल रहा है? जब आपने अपने लाइफ के 20 साल इन्वेस्टमेंट करे हैं। तो 20 साल के बाद आपको जो रिटर्न मिलना चालू हुआ, आपके 20 साल मैंने इसलिए लिया है कि जितने भी हमारे ऑडियंस बच्चे हैं उनकी लगभग जो एज है वो 20 साल की है, किसी की ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इसलिए हमने 20 साल एवरेज कैलकुलेशन लिया है। अब आपने 20 साल का जब इन्वेस्टमेंट करा है और आपको उसका जो रिटर्न मिल रहा है 12,000 रुपीज पर मंथ का मिल रहा है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर आप इस 12,000 को आप 20 ईयर से अगर आप डिवाइड करोगे, तो आपकी ईयर की वैल्यू आएगी। ईयर की वैल्यू का मतलब कि आपको, सुनील सर जी एक्सक्यूज मी सुनील सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप अपना माइक थोड़ा पास कीजिए, आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है। अभी आ रही है? हाँ अभी क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। तो फिर से बोलूं सर, जो पीछे हो गया एक बार फिर से रिपीट करूं? हाँ नहीं चलेगा। चलेगा, ओके। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि हम लोग पोस्ट कॉलेज की बात कर रहे हैं, पर प्री कॉलेज हमने जो इस एजुकेशन सिस्टम में टाइम और इन्वेस्टमेंट करा है मनी का, उसका कितना रिटर्न आ रहा है, मैं इसका कैलकुलेशन कर देता हूं, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन जानना भी जरूरी है आप लोगों के लिए।
ठीक है, क्योंकि ये हकीकत है, हकीकत से नाता जोड़ोगे तो जल्दी लाइफ में तरक्की करोगे, और अगर आप सपनों की दुनिया में रहोगे तो जिंदगी से कभी नाता नहीं जोड़ पाओगे, और हमेशा सपनों की दुनिया में सपने ही मिलते हैं, कभी हकीकत नहीं मिलती है। और हकीकत में, रियल में सब चीजें चाहिए तो हकीकत से नाता जोड़ना पड़ेगा, उस कड़वे सच को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका रिटर्न कितना आ रहा है। तो अगर आपकी सैलरी 12,000 रुपए महीने पे आती है 20 साल के बाद, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ईयरली वाइज, तो आपकी जो ईयर की कैपेसिटी आती है वो मात्र 600 रुपीज आती है। मतलब जहां पे आप 600 रुपीज में आप सुबह उठे होंगे, आप स्कूल के लिए तैयार हुए होंगे, आपने होमवर्क करा होगा, आपने इतना सारा काम करा होगा, स्कूल गए होंगे, टीचर्स की मार खाई होगी, पापा की डांट खाई होगी, ये सब आपने साल भर करा होगा। एक साल तक सोचिए, आप शुरू से सुबह से लेकर शाम तक का ये रूटीन था। आपका खेलने का मन करता होगा, आप खेलते नहीं होंगे, आप पढ़ाई करने बैठ जाते होंगे। उसका जो रिटर्न आ रहा है मात्र 600 रुपीज आ रहा है आपका रिटर्न। और ये तो केवल जब मैंने आपकी 20 साल की एज कैलकुलेट करी जब आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि आप अगर 20 साल के हुए हैं तो आपकी एज 20 साल है। अगर उसको देखा जाए इनडायरेक्टली तो 20 साल आपके मदर के भी काउंट होना चाहिए, कि उन्होंने अपनी लाइफ के 20 साल आपको दिए हैं। उन्होंने भी आपका टिफिन बनाया है, उन्होंने भी आपके होमवर्क करे हैं, उन्होंने भी आपका पूरा काम करा है, तो 20 साल उनके भी कैलकुलेट होते हैं। मतलब जब आप 20 साल के होते हैं तो आपके ऊपर जो मैन पावर आर, मतलब प्रति घंटे जो काम हम लोग देते हैं वो करीबन 40 साल का हो चुका होता है। तो साथ ही आपके फादर का भी अगर हम लोग जोड़ें कि 20 साल अगर आपके पापा ने भी जो पैसा कमाया आपके ऊपर लगाया, जो टाइम था उन्होंने वो भी आपके ऊपर लगाया, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरह से आपके पापा ने आपको सपोर्ट करा। तो सोचिए कि आप आज अगर 20 साल के हैं तो आपकी जो एज होगी मेरे ख्याल से वो 60 ईयर होगी, अगर आप अपने मदर का टाइमिंग और अपने फादर का टाइम भी उसके अंदर इंक्लूड करते हैं तो सोचिए आपके ऊपर 20 साल आपके, 20 साल आपके मदर के और 20 साल आपके फादर, इन तीनों का टाइम मिलके आप आज 20 साल के हुए हैं। पर जो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 साल की हो जाएगी। 60 साल का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 60 साल का इन्वेस्टमेंट आपको 20 साल तक लाने के लिए हुआ है, और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 12,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिल रही है। जब हमने इसको 20 से डिवाइड करा था तो 600 रुपीज पर डे आ रहा था। अब मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 20 साल आपके, 20 साल आपके मदर के और 20 साल आपके फादर के, तो आपकी जो ईयरली वैल्यू आती है, वो जो रिटर्न आता है, आपने जो इतनी मेहनत करी, वो केवल आता है 200 रुपीज पर ईयर। मात्र 200। साल में 365 दिन होते हैं, अगर हम एक दिन भी कैलकुलेट करते हैं 1 रुपए के हिसाब से तो 365 रुपए मिनिमम आना चाहिए, पर आपका तो और भी कम आ रहा है। मतलब हमारी लाइफ की जो वैल्यू है आज की तारीख में, एज पर कैलकुलेशन यूर लाइफ वैल्यू इज लेस देन a single रुपीज पर डे। दिस इज ट्रू। ये शॉकिंग न्यूज है। जब ये मैंने ये कैलकुलेशन करा तो मुझे इतना शॉक लगा कि आज की तारीख में जो सैलरी स्केल हो गया है, और जो कॉम्पिटेंसी हो गई, और जो रिक्वायरमेंट हो गई है इंडस्ट्री के हिसाब से, और हमारी सोसाइटी जो दे रही है वो बहुत कम लेवल पे दे रही है, और डिमांड बहुत ज्यादा की है। और जब इस ज्यादा कम के बीच का जो गैप है इतना ज्यादा होता है कि हम फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं हो पाते हैं मार्केट के अंदर। एक बार जरूर सोचिए उस पूरे साल के लिए जहां आपने पूरे साल स्कूल गए होंगे, घर आकर होमवर्क करा होगा, शायद अपने खेल को भी छोड़कर आपने पढ़ाई करी होगी, आपने मम्मी पापा की मार भी खाई होगी, डांट भी खाई होगी। तो सोचिए उस पूरे साल के लिए जिसकी वैल्यू मात्र 200 रुपए से कम आ रही है। तो मेरे ख्याल से सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली हमने पास्ट में क्या करा है। एक और कैलकुलेशंस मैं आपको बताता हूँ, स्पेशली फार्मेसी के बच्चे हैं तो एक नॉर्मल कॉलेज की फीस आज की तारीख में हो गई है लगभग 50,000 रुपए। एक साल की लगभग जो फीस होती है किसी भी कॉलेज के लिए, अगर टेक्निकल कोर्स करते हैं तो 50,000। फिर भी ये कम है कॉलेज के हिसाब से, क्योंकि मैं कॉलेज के अंदर टीचर रह चुका हूँ, मुझे पता है कि कॉलेज के अंदर कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं। फिर भी कॉम्पिटिशन है और बाकी चीजें हैं, तो इस अगर सिंपल सा अगर मैं 5,000 रुपीज पर ईयर फीस को अगर मानता हूँ, और अगर आप बी फॉर्म स्टूडेंट है तो 4 साल में आपके 2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, है ना। तो सोचिए इन 4 सालों के अंदर फार्मेसी के आपने कितने शब्द याद करे। अगर मैं आपको अभी लिखने के लिए बोलूं कि आपने जितने फार्मेसी के शब्द याद करे हैं आप पढ़िए। जैसे एग्जांपल के लिए सामने लिखा हुआ है फार्मेसी एक वर्ड हो गया, डोज एक वर्ड हो गया, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एक वर्ड हो गया। जैसे मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, आप ऐसे अगर वर्ड लिखेंगे तो आप मैक्सिमम कितने वर्ड लिख पाएंगे। जब हम लोगों ने इसका बकायदा टेस्ट करा हमारे बच्चों के ऊपर, तो कोई भी बच्चा 50, 60, 100, 150, 200, अगर कोई टॉपर भी होगा तो मैक्सिमम 250 से 300 के ऊपर नहीं पहुंच पाया जो इतने शब्द याद कर पाए आज की तारीख में। फिर भी हम लोगों ने अपने कैलकुलेशन के लिए लिया है कि 500 शब्द, कि अगर आप 500 वर्ड भी अगर आपने 4 साल में याद करे हैं तो आप प्रति शब्द पर वर्ड आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने 2 लाख रुपए दिए हैं फीस के और 500 शब्द याद करे हैं तो एक वर्ड की वैल्यू हो जाती है 400 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करते हैं और फार्मेसी वर्ड अगर आप सीखते हैं तो आपने 400 रुपए दिए।
आपने अगर डोज सीखा है तो आपने 400 रुपए दिए, अगर आपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीखा है तो 400 रुपए दिए आपने। तो सोचिए जो टीचर आपके पास पढ़ाने आता है वो कितने हजारों रुपए लेके आपके पास आता है, और आप उसमें से क्या सीखते हैं? बहुत कम। जब टीचर, आप खुद सोचिए, हर शब्द के पीछे 400 रुपए खर्च हो रहे हैं, आपके टीचर हर रोज क्लास में हजारों रुपए लेकर आते हैं और आप मात्र कुछ 100 रुपीज ही उसमें से ले पाते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। आप खुद सोचिए, आप अपनी वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं। अभी 400 रुपए का मैंने कैलकुलेशन करा, ये कैलकुलेशन हो सकता है कि आपका 1000 रुपए के ऊपर भी चला जाए। तो प्लीज कीप इन माइंड स्टूडेंट, किसी भी क्लास को बंक मत करिए, हर क्लास की अहमियत को समझिए, हर क्लास को जरूर अटेंड करिए और पूरे फोकस के साथ करिए, क्योंकि एक एक शब्द की कीमत हजारों रुपए कैलकुलेट होती है। यहाँ पे तो हमने केवल कॉलेज का एक्सपेंस पकड़ा है, अगर मैं बचपन से लेकर पूरी पढ़ाई का एक्सपेंस, आप जब तक 12th में नहीं आते हो, अगर वो भी पकड़ लेता हूँ तो एक एक शब्द की कीमत हजारों रुपए हो जाती है। तो आप खुद सोचिए कि एक एक शब्द के पीछे आप जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप बंक क्यों करते हैं, आप क्लास में क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं सिंसियर होते हैं? देखिए, इससे जो तकलीफ होगी किसी और को नहीं होगी, इससे जो तकलीफ होगी केवल आपको होगी। आप कितनी भी मस्ती कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली जो इसमें सफर होगा केवल स्टूडेंट ही सफर होगा, क्योंकि वो उसी की लाइफ है, वो उसी का डिसीजन है, उसने क्या डिसीजन लिया है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने पास्ट को, सही बात है, हम अपने पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ, नो डाउट हम अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि प्री कॉलेज हम लोगों ने किस तरह की वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं जो कि माइनस में है, अगर इसका फाइनेंशियली कैलकुलेशन करा जाए, बकायदा मीन मोड निकाला जाए, तो काफी ज्यादा हम लोग माइनस कंडीशंस में रहेंगे। पर नो डाउट अभी हमारी पूरी लाइफ हमारे सामने है, हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है सभी चीजों को करने के लिए, तो इस लॉस को हम अपने दूसरे प्रॉफिट से पूरा कर सकते हैं। तो वो बेसिक चीज क्या क्या होती है हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग पहले नंबर पे जो आती है वो आती है इन्वेस्ट टाइम नॉट मनी। देखिए, मैं भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ, मेरे इंडस्ट्रियल्स में भी काफी टाइप है। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं कि सर हमारी जॉब लगवा दीजिए, हमसे आप 30,000 रुपए 50,000 रुपए ले लीजिए, कहीं भी हमारी जॉब लगवा दीजिए। तो ये हुआ मनी का इन्वेस्टमेंट, टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। टाइम का इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि बंदा अगर 30,000 रुपए नहीं देता है, पर उस 30,000 रुपए से अगर वो कोई वर्कशॉप अटेंड करता है, कोई सेमिनार अटेंड करता है, कोई अच्छी बुक्स खरीदता है, कोई अच्छा सेशन करता है, और जब अपना टाइम का वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको सब लर्निंग प्रोसेस अपने आप आ जाएगी, और जब वो इंटरव्यू में जाएगा तो 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मनी देके एक बार अगर वो मुझे मनी देगा और अगर मैंने उसे किसी एचआर के थ्रू अगर उसका कॉलेज में किसी एडमिशन भी करवा दिया, तो ये सिंगल टाइम होता है, परमानेंटली नहीं होता है। 6 से 7 महीने बाद जब वो बंदा कॉम्पिटेबल नहीं होगा इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने आप बाहर आ जाएगा। ऐसे कुछ एग्जांपल है हमारे पास जिनको हमने 2 साल पहले इफ्का के अंदर जॉब में लगवाया था, पर 6 महीने के अंदर वो बाहर आ गए थे, क्योंकि वो कॉम्पिटेबल नहीं थे काम के हिसाब से, क्योंकि उनको केवल एक ही भाषा आती थी, पैसे की, कहीं भी हो पैसा दे दो। पैसा मैटर नहीं करता है दोस्तों, टाइम मैटर करता है। हमारे वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं, वो भी यही बोलते हैं, द रिच इन्वेस्टमेंट इन टाइम, द पुअर इन्वेस्ट इन मनी। तो डोंट इन्वेस्ट इन मनी, इन्वेस्ट इन टाइम। टाइम मतलब आप चीजें सीखो। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आप रेडीमेड शर्ट खरीदते हैं तो डायरेक्ट आप पैसे दे देते हैं और सामने वाले से शर्ट ले लेते हैं, तो ये हुआ आपका मनी का इन्वेस्टमेंट। पर अगर आप कपड़ा लेने जाते हैं, कपड़े को खरीदते हैं, पूरे शर्ट की एसेसरीज खरीदते हैं, फिर किसी टेलर को ढूंढते हैं, और फिर अगर आप शर्ट सिलवाते हैं, तो आपने करा टाइम का इन्वेस्टमेंट। देखिए, पैसा तो इसमें भी लगेगा, ऐसा नहीं है, पर टाइम के इन्वेस्टमेंट से क्या प्रॉफिट होगा, आपको नॉलेज मिलेगा। जब आप शर्ट का कपड़ा लेने जाएंगे तो आपको शर्ट के कपड़े के बारे में पता चलेगा, कॉटन क्या होता है, मिक्स क्या होता है, पॉली क्या होता है, किस इस टाइप के क्लॉथ कपड़े अवेलेबल होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फिर एसेसरीज में किस तरह की क्वालिटीज अवेलेबल रहती है, क्या रेट्स पे आती है। हमको तो ये भी नहीं पता कि कितने मीटर कपड़ा आज की तारीख शर्ट में लगता है। एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर मैं पूछूं कौन बनेगा करोड़पति में, 1 करोड़ का क्वेश्चन कि कितने, अगर मैंने 48 इंच का पना लिया है तो कितने मीटर आपकी फुल बांह की शर्ट में लगेगा और कितने मीटर हाफ बांह की शर्ट में लगेगा, तो भी बच्चे या हम भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे रेडीमेड की आदत हो गई है। हमने सिर्फ मनी का इन्वेस्टमेंट करा है, टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं करा। पर दोस्तों, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि आप अपनी शर्ट खुद सिलिए, मीन्स आप हर चीज अपने लिए खुद तैयार करिए, टाइम के इन्वेस्टमेंट के साथ में, मनी का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेड़ काटने की जल्दबाजी से ज्यादा कुल्हाड़ी की धार तेज करने में टाइम लगाइए। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे जैसे ही कॉलेज से निकलते हैं, हमको पैसा कमाना है, हमको जॉब करनी है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, बिल्कुल पैसे की दुनिया में कूद जाते हैं। अच्छा, उनके अंदर कोई धार तो होती नहीं है। क्यों धार इसलिए नहीं होती है बेटा, क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी है। धार का मतलब बहुत अलग चीज होती है। धार का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपके पास 60% डिग्री की अगर मार्कशीट है कि आप फर्स्ट क्लास पास हो, तो वो धार का मतलब नहीं होता है। धार का मतलब होता है बहुत सारी कॉम्पिटेंसी, कि आप जॉब के हिसाब से कॉम्पिटेबल हो कि नहीं हो,
आपके पास वो सब एक्सपीरियंस है कि नहीं जो एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है या एक एंटरप्रेन्योर की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब है कि नहीं है। और हम लोग फटाफट कूद जाते हैं जॉब करने के लिए, फिर 6 महीने में अपना रिज्यूम पटकते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर हम लोग 6-7 महीने तक घरों में बैठे रहते हैं, फिर हमारा कोई दोस्त बताएगा, पापा का कोई फ्रेंड बताएगा, मम्मी के कोई फ्रेंड बताएगी, फिर हम उसके रेफरेंस से जाते हैं, फिर हम जॉब ट्राई करते हैं, ऐसा करते करते हमारे 3-6 साल निकल जाते हैं दोस्तों। तो काफी ज्यादा हम लोगों को टाइम लगाना पड़ता है। तो प्लीज पेड़ काटने की जल्दबाजी से ज्यादा धार तेज करने में टाइम लगाइए, क्योंकि आपकी धार तेज होगी तो आप एक बार में एक पेड़ काट देंगे, और अगर आपकी धार तेज नहीं होगी तो आप दिन भर भी बैठे रहेंगे तो आपसे वो पेड़ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे धार का मतलब क्या क्या होता है। नंबर 1, पहली धार, वर्कशॉप अटेंड करिए। जैसे ही आप कॉलेज में आते हैं तो मीनवाइल कॉलेज के अंदर भी और कॉलेज के बाहर भी जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस भी एरिया में आप एक्सपर्टीज होना चाहते हैं, जिस भी एरिया के अंदर आप करियर बनाना चाहते हैं, जिस भी एरिया के अंदर आप अपना स्किल चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी वर्कशॉप है वो अटेंड करिए। और अगर इंदौर में पॉसिबल नहीं है, बाहर जाइए, दिल्ली में जाइए, मुंबई जाइए, हैदराबाद जाइए, बैंगलोर जाइए। हम लोग खुद गए हैं छोटी छोटी वर्कशॉप के लिए, हम 2-2 3 दिन हैदराबाद बैंगलोर में रुकते थे, पर उसका जो आउटपुट आता था वो जबरदस्त आउटपुट आता था। हमारा एक विजन बन जाता था, हमारा एक माइंड सेटअप हो जाता था किसी भी काम को करने के लिए। क्लियरिटी बहुत जरूरी है किसी के काम को करने के लिए। अगर आपके कार के ग्लास के ऊपर अगर क्लियर नहीं है तो आप कार नहीं चला पाओगे। जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी विजन के अंदर, आप कुछ नहीं देख पाओगे। तो सबसे पहले आप वर्कशॉप अटेंड करना चालू करिए। और एक चीज और बेटा, कि अगर आप जब भी कॉलेज के बाहर निकलते हैं तो शुरू के जो 10 साल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगे। तो ये 10 साल काफी ज्यादा उथल पुथल वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सडनली चेंजेस होता है, हर दिन कोई नई चीज आती है जो आपके लिए बिल्कुल न्यू होती है, जिसका आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आपका मैक्सिमम उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसीजन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि आप शुरू के 5-10 साल एकदम बिल्कुल संभल संभल कर चलें, सब चीजों को अच्छे से परखें, अपने मेंटोर से पूछे, अपने गाइड से पूछे, अपने कोच से पूछे, अपने मदर फादर और जितने एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे हर चीज की राय लें, अपनी धार को तेज करें, देन आगे बढ़े। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वर्कशॉप के बाद आप सेमिनार अटेंड करिए। जैसे आज का हमारा सेमिनार है कि पोस्ट कॉलेज क्या करना चाहिए। अगर आपको इसमें से 10% भी नॉलेज मिलता है तो हो सकता है कि 10% भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आएगा। ऐसा ही होता है ना। छोटी से छोटी चीज आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाती है। कोई पहले विधायक होता है, फिर कोई सीएम बन जाता है और कोई पीएम भी बन जाता है। हमारे मोदी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सेमिनार अटेंड करिए, जो भी आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है, जो भी आपकी, अगर आप फार्मेसी वाले और आपको टेक्सटाइल में आना है, आप टेक्सटाइल के सेमिनार अटेंड करिए। क्योंकि मैं फार्मेसी वाला हूँ और फिलहाल टेक्सटाइल के अंदर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज की तारीख में पूरी की पूरी वर्कशॉप और जो सेमिनार्स होते हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अटेंड करता हूँ, और बेसिकली हैंडलूम से रिलेटेड ज्यादा अटेंड करता हूँ। फिर किसी भी चीज को देखिए, जब भी आप किसी शादी में जाते हैं तो आपने देखा बुफे लगता है, वहां पे बहुत सारी टेबल्स लगती हैं। अब आपको क्या खाना है ये कैसे पता करेंगे आप लोग? आप टेस्ट करके ही पता कर पाएंगे ये आपको क्या खाना है। जो चीज आपको अच्छी लगेगी वही आप खाएंगे, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी वो आप नहीं खाएंगे। तो जॉब के केस में भी यही होता है। पर ऐसा नहीं है कि आपने किसी जॉब को करा छोड़ दिया, जॉब को करा छोड़ दिया, टेस्ट करा छोड़ दिया, टेस्ट करा छोड़ दिया। उससे बेस्ट सॉल्यूशन होता है अप्रेंटिसशिप। आप अप्रेंटिसशिप पे जाइए। आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, अगर आपको टेक्सटाइल में तो टेक्सटाइल में जाइए, आपको फार्मा में जाना तो फार्मा में जाइए, आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में जाना तो आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में जाइए। जब आप अप्रेंटिसशिप पे जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको वहां पे एक डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा। उस एक्सपोजर के तहत आप डिसाइड कर पाओगे कि अल्टीमेटली आपको वो एरिया में आना है कि नहीं आना है, और अगर आना है तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और नहीं आना है तो आपको आपका टेस्ट पता चल जाएगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा इशू जाता है आज की तारीख में, मूव टू ए न्यू प्लेस। जब भी हम लोग ग्रेजुएट होते हैं तो दूसरी जगह जाने में हमें काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। हम नई जगह को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपने घर के आसपास रहें। तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप नई जगह जाएंगे तो नए एवेन्यूज बनाएंगे, नई चीजों को लेके आएंगे। तो ध्यान रखिए कि आप नई जगह जाने में कभी मत संकोच करिए। अगर आपको इंदौर के अंदर रहकर अगर मुंबई का ऑफर मिलता है आप जरूर जाइए, मुंबई के अंदर रहकर आपको सैन फ्रांसिस्को ऑफर मिलता है तो आप जरूर जाइए। किसी भी चीज को आप करिए, पर उस जगह से आप निकलिए, क्योंकि जब आप उस जगह से निकलेंगे दूसरी जगह जाएंगे तो काफी लोगों से मिलेंगे, काफी नए सिस्टम सीखने को मिलेगा, नया मेंटल सेटअप आपको देखने को मिलेगा। इस दुनिया में नया क्या क्या हो रहा है एक बड़े लेवल पे एक्सपोजर मिलेगा, जो आगे जाके नो डाउट आपको काफी बड़े लेवल पे बेनिफिट देगा। तो कोशिश करिए कि आप हमेशा नई जगह को चूज करें। पुरानी जगह देखिए आप कभी भी वापस आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका होम टाउन है, जब आप चाहेंगे जब नौकरी छोड़ के आ सकते हैं।
देन आप शुरू के जो 5 से 10 साल है वो अपने नेटवर्किंग में लगाइए। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है आज की तारीख में। देखिए कोई भी जो बिजनेस होता है और कोई भी जो काम होता है आज भी इंडिया के अंदर वो नेटवर्किंग सिस्टम से ही होता है, हमारे रिलेशन से ही होता है। आप भी देखिए कुछ जॉब के लिए आपके पापा आपको बोलते होंगे कि मेरा यहाँ पे एक फ्रेंड है मैं उससे बात करता हूँ, आपकी मम्मी बोलती होंगी कि यार मेरी एक सहेली मैं उनसे बात करता हूँ, आप खुद बोलते होंगे कि हाँ मेरा एक दोस्त है मैं उससे बात करके वहाँ पे सीवी फॉरवर्ड करता हूँ। तो नेटवर्किंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो अपना मैक्सिमम टाइम आप जो व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर दूसरी चीजों में निकाल देते हैं, आप इससे अच्छा आप उसको नेटवर्किंग में यूज करिए। जो भी पर्टिकुलर उस, जैसे मुझे अगर टेक्सटाइल में जाना है तो मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी नेटवर्किंग होगा वो मैं करूंगा। आप लोगों को अगर फार्मा में जाना है तो फार्मा से जुड़ी जो भी आप लोगों को नेटवर्किंग करना है आप उस जगह आइए। तो नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को करने के लिए। देन फिर नॉर्मली क्या हमारे यहाँ पे ये ऑप्शंस कम चलता है, वॉलंटरी अपॉर्चुनिटी। जैसे मान लीजिए कि आप आज सेज के स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, और कल से आप पास आउट हो जाते हैं और 5 साल बाद आपको आपके कॉलेज से कॉल आता है कि पर्टिकुलर एक किसी चीज के लिए आपको वॉलंटियर्स चाहिए। और नॉर्मली हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि साफ मना कर देते हैं कि यार हम लोग नहीं आ पाएंगे, अभी हम लोग बिजी हैं। पर जब भी आप वॉलंटियरिंग करते हैं तो आप काफी चीजों से जुड़ते हैं। ये भी सिंपल सी बात है एक नेटवर्किंग का और आपको बाहर आने का एक तरीका है। हर चीज को वॉलंटरी भी करिए। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं सोसाइटी के अंदर जो कि वॉलंटरी करे जाते हैं। अभी कोरोना के अंदर देखिए काफी लोगों ने वॉलंटरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गेन करा है, पर उन्होंने जो गेन करा है वो करा है एक्सपीरियंस। और नो डाउट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मायने रखता है हर चीज को करने के लिए। तो कोशिश करिए कि आप जो भी आपके लिए वॉलंटरी अपॉर्चुनिटी आती है उसको भी एक्सेप्ट करिए। नॉर्मली हमारे इंडिया के अंदर जो टेंडेंसी कि यार इस काम को हमको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे, पर वॉलंटरी भी अगर आप करेंगे तो आप काफी डाउन टू अर्थ होंगे। लोग हमारा तो जो एरिया है धामनोद का महेश्वर के नजदीक है, नर्मदा घाट के नजदीक है, यहाँ पे लोग इतने ज्यादा वॉलंटरी करते हैं कि बड़े बड़े लोग भी यहाँ जाके झाड़ू झाड़ू लगाते हैं तटों के ऊपर। तो वॉलंटरी करना जरूरी है, इससे आप काफी डाउन टू अर्थ होते हैं। फिर देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है मेरे ख्याल से, जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए कि सबसे ऊपर आपको किसी भी क्वालिटी को अगर डेवलप करना है तो आप अपने ऊपर काम करिए। क्योंकि आप अपने आप में एक मिसाइल हैं, आप अपने आप में एक रॉकेट हैं। जिस दिन आपके अंदर आग लगेगी आप कितनी स्पीड से भागेंगे आपको भी नहीं पता, पर वो फायर, वो इग्निशन आपके अंदर होना चाहिए। पर वो कब कर पाएंगे? जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपने आप को कोर आइडेंटिफाई करिए कि आपका कोर क्या है। यहाँ पे दो तरह का कोर होता है, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं आपसे। यहाँ पे दो तरह का कोर होता है, एक होता है इंटरनल और एक एक्सटर्नल कोर होता है। हम इंटरनल कोर की बात कर रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। वो आइडेंटिटी अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली तो आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। जैसे सिंपल सी बात है, किसी बच्चे का कम्युनिकेशन काफी अच्छा होता है, सबसे हंस खेल के बात करता है, किसी भी काम को करवा लेता है, तो उसकी कोर आइडेंटिटी मार्केटिंग है। वो इजीली किसी भी चीज को मैनेज कर लेगा और आराम से अपने काम को भी कर लेगा और किसी से कोई उसको तकलीफ भी नहीं होगी। तो ये उसकी कोर आइडेंटिटी हो गई मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग में अगर वो अपना करियर बनाएगा तो उसको बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हो पाएंगे, क्योंकि उसकी कोर आइडेंटिटी और मार्केटिंग एक लेवल पे कॉम्पिटेंट होता है, कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाती है उस मार्केट के अंदर। फिर आपका आता है पैशन। दोस्तों जब तक आपको आपका पैशन नहीं मिलता है आप ढूंढते रहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी आजीविका चलाने के लिए, रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर के लिए हम लोग काम करते हैं, पर हमारा पैशन अलग होता है। कोशिश करिए कि आपकी दोनों चीजें एक हो जाए, क्योंकि अगर दोनों चीजें एक हो जाएंगी तो आपको काम काम नहीं लगेगा, वो आपके लिए एंजॉय हो जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखी हुई है। उसमें यही बेसिक कंसेप्ट दिखाया गया है कि आपका पैशन क्या है, आपकी कोर आइडेंटिटी क्या है, आप उस काम को करोगे तो काम करने में मजा आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपनी कोर आइडेंटिटी और अपने पैशन को फॉलो करें, उसमें आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। भले ही आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में करा हो सकता है कि आपका फ्यूचर अलग हो। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने ग्रेजुएशन करा है फार्मास्यूटिकल के, मतलब फार्माकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरा, एमफॉर्म नासिर मुंजी मुंबई से। मेरी वाइफ का भी नासिर मुंजी मुंबई से ही है, पर आज की तारीख में वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हूँ और मैं हैंडलूम इंडस्ट्री में हूँ। फार्मेसी से एटलीस्ट हमारा नाता कट गया है। तो हमारा कोर आइडेंटिटी और हमारा पैशन अलग था, जिसकी वजह से हम लोग इस रूट पे आ गए। देन सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, यूर विजन टूवर्ड्स यूर लाइफ। यहाँ पे मैंने बकायदा हिंदी में लिखा हुआ है, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण। देखिए दृष्टि जिससे आप देखते हैं, दृष्टिकोण मतलब जो कोई नहीं देख पा रहा वो आप देख रहे हैं। ये होता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी, कि जो कोई नहीं देख सकता वो अगर आपका व्यू है तो वो होती है आपके लिए अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी लेवल पे बड़ा बना सकती है, किसी भी लेवल पे आपको ले जा सकती है। तो प्लीज दृष्टि को नहीं दृष्टिकोण को बड़ा करिए, जिससे आप किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 पे तुरंत पहुंच जाएंगे। इसके बाद आता है आपका स्किल। स्किल का मतलब होता है कि आपके अंदर किस तरह की स्किल है, आप किस क्वालिटीज को कैरी करते हो। इनहेरेंट मतलब आपका जो बेसिक कैरेक्टर है। जैसे एक बंदर का बेसिक कैरेक्टर होता है पेड़ पे चढ़ना,
एक बत्तख जो डक होती है उसका बेसिक कैरेक्टर होता है पानी में तैरना, है ना। तो इसके लिए उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो इनहेरेंट कैरेक्टर होता है। तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ इनहेरेंट कैरेक्टर होगा, उसको आइडेंटिफाई करिए, उसके लिए आप टाइम दीजिए। जब आप वो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप किसी भी चीज को तुरंत कर लेंगे। जैसे कोई बंदा बहुत अच्छी कार चलाता है, जैसे वो कार में बैठता है अपने आप गियर लगने लग जाता है, अपने आप स्पीड बढ़ जाती है और आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये बंदा मुझे सही तरीके से पहुंचा देगा, क्योंकि वो उसकी स्किल है। तो ऐसा हर क्षेत्र में किसी ना किसी की स्किल होती है और हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ स्किल होती है। आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ये अलग मैटर है, पर अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो हर बच्चे के अंदर स्किल होती है। इसके बाद आता है आपका एक्सपर्टाइज, कि आपका एक्सपर्टाइज कौन सी फील्ड के अंदर है। सबका एक्सपर्टाइज अलग अलग होता है। देखिए ग्रेजुएशन एक अलग चीज होती है और एक्सपर्टाइज एक अलग चीज होती है। जिस क्षेत्र में आपने काम करा है या जिस क्षेत्र में आप काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट है वो आपका एक्सपर्टाइज फील्ड हो जाता है। तो कोशिश करिए कि आप हमेशा एक्सपर्टाइज फील्ड में रहें, जब भी जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन काउंट होता है। जब आप घर जाते हैं तो आपको अगर देखिए, आपने देखा ना जब आप बच्चा स्कूल जाता है तो सुबह सुबह जब आप उसको बस में बिठाते हैं तो कैसा बिल्कुल छोटा सा मुंह रहता है और बिल्कुल बस में बिल्कुल धक्का मार के माता पिता बैग देके चढ़ाते हैं। पर जब वो स्कूल से आता है तो किसी को जरूरत नहीं पड़ती, वो जब लेके उतरता है, बिंदास उतरता है। क्यों? क्योंकि उसको सेटिस्फाई हो गया कि आज मेरा स्कूल खत्म हो गया, है ना। क्योंकि वो एंड ऑफ द डे हैप्पी है। तो ऐसा ही आपको होना चाहिए कि जो भी जॉब आप कर रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको उसमें सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, जब जाके आप उसको काफी अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी लाइफ में गलती करी, कृपया इस गलती को ना करें। डोंट टेक लाइबिलिटी टिल योर विजन इज नॉट क्लियर। किसी भी तरह की कोई भी लाइबिलिटी ना लें जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होता है। यहाँ पे लाइबिलिटी का मतलब आता है किसी भी तरह का लोन, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। ये आपके विंग्स को कट कर देगा। अगर आप इंदौर के अंदर जॉब करते हैं और अगर आपने होम लोन लेके रखा है इंदौर के अंदर, तो आपको अगर मुंबई का ऑफर आता है तो 80% केस में आप उस ऑफर को छोड़ देंगे। आप ये सोचेंगे कि यार मेरा तो सेटअप अब इंदौर के अंदर हो चुका है, अब मुंबई जाके क्या करना। आप उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। तो प्लीज जब तक जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं ध्यान रखिए, इस चीज को अलग से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, दिमाग के अंदर बिल्कुल रट लीजिए। डोंट टेक एनी लायबिलिटी टिल योर विजन इज नॉट क्लियर। और जो हमारा विजन क्लियर होता है वो लगभग 35 से 40 की एज में क्लियर होता है, जब हमको मार्केट का एक्सपीरियंस आ चुका होता है, हमको चीजें समझ में आने लग जाती है, हमको दुनियादारी समझ में आने लग जाती है, हमारा भोलापन खत्म होके एक शार्पनेस आ जाती है हमारे ब्रेन के अंदर। जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं हो, किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लायबिलिटी लेते हैं आप बंद जाते हैं और अपॉर्चुनिटी को हमेशा छोड़ते जाते हैं। तो अगर आपको फ्लाई करना है, अगर आपको उड़ना है, देखिए मैंने इसलिए यहाँ पे डायग्राम दिया है, बिल्कुल इतना बड़ा एक स्टील बॉल है जो आपके पैर से बंधा हुआ है। ये एक तरह की लायबिलिटी है, आप कभी भी इसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो कोशिश करिए, देखिए आपको घर चाहिए आप रेंट का ले लीजिए, आपको कार चाहिए किराए के लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। साल में 2 या 3 बार लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ मतलब आज की तारीख में ओला उबर सब जगह चल रहा है, ऐसा कुछ हम लोगों को इशू नहीं है। पर लायबिलिटी प्लीज ना कम से कम लें, अगर लेना भी है तो ठीक है। आप खुद देख लीजिए, अगर आप पीजी के लिए अपना एजुकेशन लोन लेते तो एजुकेशन लोन 14% पे आता है और कार 8% पे आता है। तो आप कुछ अगर फाइनेंस की बात डिस्कस करेंगे सीएससी जाके तो आपको बता देगा कि आपको लोन नहीं लेना चाहिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ आज की तारीख में, ये जॉब से रिलेटेड है थोड़ा सा, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी स्टूडेंट हैं वो केवल जॉब का ही सोचते हैं कि कॉलेज के बाद मेरे को इस जगह जॉब करनी है, उस जगह जॉब करनी है, इतने डिजिट की मेरे को सैलरी होनी चाहिए, पर वो बिजनेस के बारे में कभी नहीं सोचता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अल्टीमेटली आप बिजनेस के बारे में सोचें, क्योंकि देखिए जॉब इज द टेम्परेरी सॉल्यूशन ऑफ परमानेंट प्रॉब्लम। अब परमानेंट प्रॉब्लम क्या है? परमानेंट प्रॉब्लम है आपकी पैसा, मनी। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया उसके ऊपर भी पैसा खर्च होता है, और जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके बाद भी उसके ऊपर पैसा खर्च होता है। हमारे यहाँ बकायदा 12वें और 13वें का प्रोग्राम होता है, आदमी के जाने के बाद 12 दिन बाद भी और 13 दिन बाद भी हम उसका प्रोग्राम करते हैं। आज भी गांव के अंदर 2-2, 3-3 हजार लोगों की बकायदा पंगतें होती हैं। तो देखिए पैसे की रिक्वायरमेंट आपको जन्म से पहले और मृत्यु के बाद दोनों कंडीशन में है। तो पैसा हमारी परमानेंट प्रॉब्लम है, पर जॉब क्या है? टेम्परेरी सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आप अगर आज जॉब कर रहे हो, कल से आपने किसी भी तरीके से जॉब को छोड़ दिया या आपको निकाल दिया गया, तो आपका क्या होगा उस कंडीशन में? क्योंकि पैसे की रिक्वायरमेंट तो आपको जब भी होगी। तो कोशिश करिए कि आप इस टेम्परेरी सॉल्यूशन के बजाय परमानेंट सॉल्यूशन पे जाइए। और परमानेंट सॉल्यूशन मेरे हिसाब से जो लगता है मुझे, आप क्योंकि स्टूडेंट हैं आप इस डिसीजन को ले सकते हैं, आपको जॉब करना है जॉब करिए, बिजनेस करना है बिजनेस करिए, पर मैं सिर्फ आपको प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूँ दोनों की क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप आपका बेस्ट ऑप्शन है, टू बी अ एंटरप्रेन्योर। आप एंटरप्रेन्योर बनिए। देखिए
आज के एंटरप्रेन्योर कोई बड़ी बात नहीं होती है, छोटा सा एक चाय वाला भी एंटरप्रेन्योर होता है। आप खुद देखिए, इंदौर के अंदर आप रहते हैं, पलासिया का नाम आपने सुना होगा। 56 दुकान पे एक चाय वाला है जिसने एमबीए करा हुआ है। मुझे नहीं पता, मैंने आज तक कभी चाय नहीं पी है वहाँ पे, पर मैंने सुना हुआ है कि वहाँ पे करीबन 150 से 200 तरह की अलग अलग फ्लेवर की चाय मिलती है। जो बंदा एमबीए करके चाय की दुकान खोल रहा है, एंटरप्रेन्योर है, आज उसका ओएमजी ओ माय गॉड जो इंडिया हमारा प्रोग्राम है उस पर उसका बकायदा इंटरव्यू आया हुआ है, तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप बिजनेस को किसी भी लेवल पे एक्सपैंड कर सकते हैं, पर हमेशा एक छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करिए, धीरे धीरे बिजनेस की प्रोसेस को समझिए, और जब आपको बिजनेस में मजा आने लग जाए उसको आप बड़े लेवल पे ले जाइए। तो कोशिश करिए कि आप एंटरप्रेन्योर बने, है ना, जॉब देने वाले बने, ना कि जॉब लेने वाले बने। और अगर मैं आपको बिजनेस की बात कर रहा हूं तो यकीन मानिए कि आज की तारीख में स्टार्टअप्स, अगर आपने कभी सुना हो, जो एमएसएमई का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है आज की तारीख में, हमारी जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री है, उसका एक बहुत बड़ा प्रकल्प है कि स्टार्टअप को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। शुरू के 2-3 साल तक काफी चीजें टैक्स फ्री होती हैं, काफी चीजें परमिटेबल होती हैं, उनको जितने भी एग्जीबिशंस वगैरह मिलते हैं वो काफी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है बहुत इजी लेवल पे होता है। देन गवर्नमेंट की जितनी भी दूसरी स्कीम है उन स्टार्टअप्स को भी काफी ज्यादा बेनिफिट दिया जाता है। तो इसके अंदर आपको 25% से लेकर 90% तक सब्सिडी अवेलेबल है और ग्रांट भी अवेलेबल है। आज की तारीख में एमएसएमई के पास ऐसी स्कीम्स हैं जहां पे आप 25% से लेकर 90% सब्सिडी और ग्रांट दोनों चीजें ले सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप बकायदा इन सब चीजों को आप कॉलेज में ही सीखिए। देखिए, आप फेसबुक पे जाते हैं, आप सबका प्रोफाइल चेक करते हैं, आज स्टेटस पे जाते हैं, सबका स्टेटस चेक करते हैं, आपने क्या करा क्या नहीं करा। इसके बजाय आप एमएसएमई की वेबसाइट पे जाइए, आप उनकी पॉलिसी पढ़िए, उनकी गाइडलाइन पढ़िए कि आपको कहां से किस तरह का फंड अवेलेबल हो सकता है, ताकि आपको मिनिमम फंड में भी आप अच्छे से अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप बिजनेस में जाएं और बकायदा गवर्नमेंट का सपोर्ट लें। इस समय आपको स्कीम्स के बारे में नहीं पता है, मुझे स्कीम्स के बारे में पता है। मैंने एक स्कीम ली है जिसकी कॉस्टिंग 2.5 करोड़ की है, और उसके अंदर मुझे 90% ग्रांट अवेलेबल हुआ है। तो आप सोचिए कि 90% ग्रांट किसको बोलते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी स्कीम 90% ग्रांट नहीं दे सकती है एमएसएमई के अलावा। आज मेरे पास 2.5 करोड़ की इंडस्ट्री रेडी है, मैं उसको सेट कर सकता हूं और अभी स्टार्ट कर सकता हूं, और मेरा प्रोडक्ट कॉस्टिंग 0 है। क्यों? क्योंकि मेरे को उसमें 90% ग्रांट मिली है, मेरा तो 1 रुपए भी नहीं लगा ना। आज इंफ्रा का पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया, मशीनरी का पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया, ट्रेनिंग का पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया, रॉ मटेरियल का पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया। तो मेरा जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आएगी वो तो 0 रुपीज आएगी ना। अगर मुझे मार्केट ही खराब करना है तो मैं उसको किसी भी लेवल पे सेल कर सकता हूँ, जैसे जियो ने करा था। 1 साल तक फ्री 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 फ्री, आइडिया खत्म, एयरटेल खत्म। तो मार्केट को आप बिल्कुल कैप्चर कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इन स्कीम के अंदर जाएं। एंड सबसे बड़ा हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है कि हम किसी भी चीज का टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जैसे जुगाड़, क्योंकि हमारे इंडिया वालों को सबसे पहले जुगाड़ू बोला जाता है, और हम भी बहुत खुश होते हैं जब हमको कोई जुगाड़ू बोलता है, हमको भी मजा आता है, पर ये चीज गलत है, हमको मजा नहीं आना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम का कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन अगर टेम्परेरी रहेगा तो हमारा माइंड सेटअप भी टेम्परेरी रहेगा, हमारी आदतें भी टेम्परेरी रहेगी, और हम कभी परमानेंट काम नहीं कर पाएंगे। जैसे सिंपल सी बात, अगर कॉलेज के बाद मुझे पैसे की जरूरत है और अगर मैंने तुरंत जॉब स्टार्ट कर दिया तो वो मेरा टेम्परेरी सॉल्यूशन हो गया। बिना मैंने अपनी क्वालिटीज को जाने, बिना मेरे पेशेंस को पहचाने, बिना मेरे एक्सपर्टीज, बिना मेरे स्किल एरिया को जाने, अगर मैं कुछ भी जॉब कर लूंगा सिर्फ इसी चीज के लिए कि मुझे 2,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो शायद मैं टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरफ हूं, परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ नहीं हूं। एक्चुअली क्या होगा कि जब आप कॉलेज से निकलोगे और आप टेम्परेरी सॉल्यूशन लोगे तो 2 साल बाद उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका टेम्परेरी सॉल्यूशन है, आप उसमें एक्सपर्ट कभी हो ही नहीं सकते। वो आपने सिर्फ टाइम बिंग के लिए एक मौका यूज करा था, जैसा ही वो मौका खत्म होगा आपका इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाएगा। फिर 2 साल बाद आप किसी नई जॉब को ट्राई करोगे, फिर 2 साल बाद आप नई जॉब को ट्राई करोगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा, और लास्टली आप सेटिस्फाई नहीं हो सकती, ये हमारी हैबिट बन जाएगी। तो कोशिश करिए कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आती है उसका आप एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढें, ना कि टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढें। अगर आपको पाइप में कहीं लीकेज है तो ज्यादा अच्छा कि उस लीकेज को छोटे से किसी चीज से, नॉर्मली लोग प्लास्टिक बांध देते, देखा है ना, पानी कहीं से निकलता रहता है, वैसा सॉल्यूशन प्लीज जुगाड़ मत करिए। लाइफ है आपकी यार, लाइफ एक ही बार मिलती है, जिंदगी जीना या जिंदगी काटना अब आपके हाथ में है। ये देखिए, जिंदगी जीना या जिंदगी काटना अब आपके हाथ में। अब आपको चॉइस करना है कि आपको जिंदगी जीनी या जिंदगी काटना। जिंदगी काटना है तो आप टेम्परेरी सॉल्यूशन यूज करिए, आप बिल्कुल उसमें एक्सपर्टीज है, इंडिया के सभी लोग एक्सपर्टीज है एक्चुअली, ऐसा बोलना चाहिए। और अगर आपको जिंदगी जीना है तो नो डाउट आपको आपकी परमानेंट चॉइस के ऊपर आना पड़ेगा, ना कि टेम्परेरी सॉल्यूशन के ऊपर आना पड़ेगा। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर फील्ड में, हर जगह आपको एक कोच की रिक्वायरमेंट होती है। मेरी लाइफ में सबसे अच्छे जो कोच है मेरे दोस्त हैं,
भगवान की कृपा रही मेरे ऊपर कि सबसे अच्छी दोस्त मेरे रहे, जिन्होंने मुझे सही समय पे सही गाइडेंस दिया और मेरी काफी हेल्प भी करी है। अद्वैत मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका मैं नाम बोलना चाहता हूँ, विश्वास पाठक सर उसको जानते हैं। जब मैं मुंबई के अंदर था तो मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं वहां से मास्टर्स कर रहा था, तो उस बंदे ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी थी। अगर वो मेरी हेल्प नहीं करता तो शायद मैं मुंबई के अंदर अपना एम फॉर्म नहीं कर पाता। तो ये सबकी कंडीशन है, मैं अपनी कंडीशन सिर्फ मैं अपना लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आपको कोच की रिक्वायरमेंट हर लेवल पे होती है, तो शर्म मत करिए, जहां भी आपको जरूरत लगता है और जो भी एक्सपर्टीज है उस चीज से रिलेटेड आप उससे हेल्प जरूर लीजिए। हेल्प मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो एडवाइस हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो इंस्पायर हो, चाहे लीडरशिप हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे डायरेक्शन हो, किसी भी तरह का कोई भी मेंटर हो, कोई भी कोच हो, आप उसको बिंदास बिल्कुल पूछिए और अपने से डायरेक्ट बात करिए। घुमा फिरा के बात मत करिए, घुमा फिरा के बोलेंगे तो उसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा आपका, कुछ भी सॉल्यूशन देके आपको छोड़ देगा। आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करिए कि आपकी ये प्रॉब्लम है और आप ऐसा करना चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो प्लीज कोच की रिक्वायरमेंट हर जगह, तो कोच को ध्यान रखिए। और नो डाउट जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, जिंदगी जीना या काटना, अब आपके हाथों में है। तो ये मेरी तरफ से था कि पोस्ट कॉलेज आप लोगों को किन किन चीजों की ध्यान रखना चाहिए ताकि आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाए और अपनी लाइफ को स्मूथ कर पाए। इसके अलावा किसी बच्चे का अगर कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू नाइस सर। सेशन। थैंक यू सर। सर सेशन में हमारे साथ हमारे जो सीआरसी सेल के हेड हैं डॉक्टर प्रतीक जैन वो भी हैं, और नवीन गुर्जर सर हैं जो हमारे सीनियर टीपीओ हैं। ओके। प्रतीक सर आप अगर इंटरेक्ट करना चाहें तो प्लीज। यस सर मैं भी हूँ, नवीन सर भी हैं। जी सर। सेशन लगा हमें बहुत बढ़िया, जय बिकॉज जिनेन्द्र साहब। जी जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। एक्चुअली ना स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं कि वो ये बच्चे की कंफ्यूज होते रहते हैं करियर को लेके, क्या करें क्या ना करें। जो आपने अपना बताया कि बच्चों को या फिर एकदम से हवा में आ जाते हैं, ईएमआई पे चीजें उठाने लगते हैं और फिर वो फंस जाते हैं, उनको लगता है अरे अब मैं अपना चेंज नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताई, मतलब एक एक चीज ऐसी आपने बताई कि बिल्कुल वो यूज करना चाहिए, स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। आपकी जो जो भी एडवाइस है वो थैंक यू सर। बहुत अच्छा रोड मैप आपने बताया स्टूडेंट्स के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। हमने भी सुना तो बहुत सारी चीजें ना हम भी शेयर करेंगे स्टूडेंट के साथ में। और मेरे साथ में नवीन गुजर सर हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, प्लीज नवीन। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। रियली मतलब बच्चों को जो बेसिक चीजें ये लोग भूल जाते हैं वो इनको बार बार याद दिलाना जरूर होता है कि आपको ये अपनी बुनियाद नहीं छोड़नी है। और बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि मैं अपने एक प्रेजेंटेशन में यूज करता हूँ जो आपने इनकी डिग्री की कीमत 2 लाख बताई है, मैं उसमें लगभग इनको 4 से 4.5 लाख तक लेके जाता हूँ। अच्छा। ये स्टडी पार्ट है, लेकिन क्या बच्चा वो भूल जाता है कि वो रेंट भी दे रहा है, वो यदि इंदौर में तो मॉल घूमने भी जा रहा है, मूवी भी देख रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कम से कम वो 4 लाख के ऊपर का है और वो उसको वैल्यू नहीं करते। तो सीरियसली मुझे भी लगा कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, कम से कम हमारी और थिंकिंग मिलती हुई है आपकी और मेरी, तो कम से कम हम बच्चों के लिए इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे मिलके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे फिर मैं ध्यान प्रेजेंटेशन रखूंगा बहुत अच्छा लगा सर कि मैं जी। उसको कैलकुलेशन को बढ़ा दूंगा तो जो 200 रुपए साल की वैल्यू वो 100 रुपए साल पे आ जाएगी। बिल्कुल 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 अगर सर, आपका बिल्कुल। कैलकुलेशन से डिवाइड कर दिया तो। जी 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 जी। बाकी थैंक बहुत यू अच्छा था सर। सर, बहुत अच्छा था सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी स्टूडेंट्स में अगर वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स में अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ ले प्लीज। अक्षत। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे फार्मा के लिए जब मैंने ऑप्ट किया था तो मेरा भी बेसिक एम जो था वो एंटरप्रेन्योरशिप ही थी, जॉब के मकसद से मैंने ऑप्ट नहीं किया था। बट सर जैसे कि हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं तो सर उस केस में जैसे हमारे पास एसेट होते नहीं है इतने, और बैंक्स को भी दिखाने के लिए कोई एसेट या लायबिलिटी नहीं होती जिसके बेसिस पे हम लोन ले सके और हमारा स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। तो सर उस केसेस में हमें किस तरह से हेल्प मिल सकती है और हम कैसे अपना खुद का जो बिजनेस है, जैसे हमारे पास कोई लायबिलिटी एसेट हमारे फादर की इतनी नहीं है, तो उस केस में कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं सर? सबसे पहली बात बेटा, बिजनेस करने के लिए भी कभी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिजनेस करने के लिए हमेशा आइडिया की रिक्वायरमेंट होती है और आइडिया का कोई पैसा नहीं लगता है। आइडिया या कंसेप्ट जिसको आप बोलना चाहते हैं
और अगर हम लोगों को लगता है कि सभी क्षेत्र में 100% काम हो गया है, तो आज भी हर क्षेत्र के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। अगर मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं, तो मैं बेसिकली रहता हूं महेश्वर के नजदीक। महेश्वर आपको पता होगा कि साड़ी का काफी बड़ा काम होता है महेश्वर के अंदर, हैंडलूम का। ये यस काम सर। पिछले 300 सालों से हो रहा है ना। जब अहिल्या यस बाई सर। थी 1755 से, वो कुछ वीवर्स को लेके आई थी सूरत से, और यहाँ पे उन्होंने बुनाई का काम चालू करा था। तो करीबन 300 साल पहले से यहाँ पे काम हो रहा है। पर यस 300 सर। सालों से किसी ने यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में सोचा ही नहीं। हम लोग तो मुंबई दुबई में थे, दुबई से हम लोग मुंबई आए, मुंबई से फिर हम लोग यहाँ पे आए। जब हम लोगों ने देखा कि यार ये पूरा का पूरा सेक्टर आज की तारीख में खाली पड़ा है, बिजनेस लाखों करोड़ों का हो रहा है, पर एक इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है, कोई ग्रुपिंग नहीं कर रहा है, कोई क्लस्टर नहीं बना रहा है। तो बकायदा हमने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल सबमिट करा 400 बुनकरों को जोड़कर, जहां पे उसने बकायदा हम लोगों को 90% ग्रांट वाला प्रोजेक्ट सेंक्शन कर दिया 2.5 करोड़ का आज की तारीख में। यस सर। उसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगा, हमारा एक केवल आइडिया था, हमारा एक विजन था कि हम उस चीज को, मैंने वही बोला ना, आप दृष्टि नहीं दृष्टिकोण लेके आएंगे ना, तो आपको पैसा नहीं लगेगा। यस सर। तो थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, आप अपने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप उसमें कोशिश करेंगे, थोड़ा सा दृष्टि और दृष्टिकोण के फर्क को अगर आप समझ जाएंगे, मैच्योरिटी आपके पास आ जाएगी। जब भी आपने ये क्वेश्चन पूछा 100%, तो आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा है। थैंक यू उस चीज के लिए। तो आप इस चीज को जल्दी से समझ पाएंगे कि आप कितनी जल्दी उस आइडिया को पिकअप कर लें। देखिए, ओला एक आइडिया था, ओला वाले के पास कोई टैक्सी नहीं है खुद की, दूसरों की रेंट पे ले ली, है ना। फिर हमारा ओयो, ओयो भी एक आइडिया था, उसने दूसरों की होटलें किराए पे लेके उनको लगा दिया। यस तो सर। इट्स ए काइंड ऑफ ऑल आइडियाज, नॉट अ मनी। तो उस चीज से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपको पैसा लगाना है, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा आपका। आप बिंदास काम करिए, बस आइडिया के ऊपर काम करिए और अपनी धार को तेज करिए। इसलिए मैंने बिल्कुल यस सिंपल सर। एग्जांपल दिया है, कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी की धार। आपकी धार क्या है बेटा? आपका नॉलेज। आपका वेपन, आपका यस सर। हथियार क्या है? आपका नॉलेज। आपकी यस सर। आइडेंटिटी क्या है? आपका नॉलेज। अपने नॉलेज को उस लेवल पे जाइए कि आप उतना शार्प हो जाए कि हर कोई आप कट जाए आपसे। आप बैंक वाले के सामने बैठे, बैंक वाला आपको लोन दे दे, उसको पता है कि यार बंदा एक्सपर्टाइज हो गया है, ये बिजनेस को रन यस कर सर। लेगा, बैंक अपने आप लोन दे देगी आपको, है ना। तो ये यस दो सर। चीजें ध्यान में रखिए आप, एक आइडिया के ऊपर और अपनी धार तेज करने के ऊपर, ताकि आप अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव कर पाए। थैंक यू बेटा। सर वन मोर क्वेश्चन सर। यस बेटा। सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं मार्केटिंग के लिए अप्रोच करता हूँ, तो मुझे उसके लिए पहले एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। अगर मैं खुद का होलसेल या कंपनी सीएनएफ कुछ भी ट्राई करता हूँ, तो मुझे उसकी एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। तो एक्सपीरियंस के लिए जाहिर सी बात है मुझे कंपनी में जॉब करना होगा। तो सर बिल्कुल एक सही। कितना स्पान जो है मुझे, मतलब कितने इयर्स, मतलब कंपनी में जॉब करके और कितने इयर्स में एक्सपीरियंस गेन करके फिर इधर आना होगा? मतलब एक ही 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, कितना ईयर मुझे मतलब कंपनी में स्पेंड करना होगा, उसके बाद में खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता हूँ? मतलब कितना समय इनफ होगा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए? बेटा एक्चुअली सब चीजें आपके एंटीना के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब हमारे ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती हैं। देखिए, कोई भी आदमी किसी चीज को 2 दिन में भी सीख लेता है। आप कौन से ईयर में है बेटा? हेलो। सेकंड ईयर सर। सेकंड ईयर, मतलब आपने बी फॉर्म की एग्जाम दी है? यस सर। आप मुझे बताइए कि जब आपका पेपर होता है तो आप क्या करते हो उस रात को? आपने पहले कितना पढ़ा होता है और उस रात में आप कितना पढ़ते हो? सर पहले थोड़ा वो पहले पढ़ा, ज्यादा पढ़ा होता है तो रिवाइज करते हैं, वरना ज्यादातर एक रात पहले ही पढ़ते हैं। नहीं, मुझे आप परसेंटेज बताइए कि पहले आपने कितना परसेंट पढ़ा 100 में से? मेरे ख्याल से 25%, 30%। यस सर। यस और सर। 75% आप एक रात में पढ़ाई करते हो? यस सर। ट्रू। एक रात में ऐसा क्या हो जाता है कि आपके पूरे एंटीना काम करते हैं दिमाग के? प्रेशर। क्योंकि आपका विजन, मोटो केवल एक ही होता है, पढ़ाई एक ही पढ़ाई होता पढ़ाई, है। इसके अलावा कोई थॉट ही नहीं आता है। तो जो यस सर। 75% है, जो आप 6 महीने आपको मिले थे, आपने उसमें पढ़ाई नहीं करी, वो आप 24 घंटे की एक रात में या 2 दिन की छुट्टी में आप पढ़ाई कर लेते हो अपनी यस प्रिपरेशन सर। लीव के अंदर। यस सर। 6 महीने मतलब आपके लगभग 180 दिन में मात्र आपने कितना परसेंटेज कवर करा? 25%। और आपने 24 के 25। अंदर 75% कवर कर लिया। तो अगर आपका दृष्टि और दृष्टिकोण अगर आपका इस तरह का रहेगा, एक रात वाला की बस आपको सीखना है मतलब सीखना है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, 1.5 साल के अंदर आप काफी अच्छी अप्रोच पे पहुंच जाएंगे, फिर अपना डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं उसके हिसाब से। यस सर। थैंक यू सो मच सर। या वेलकम बेटा। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि सर जैसे मेरा मन करता है कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन सर मेरा माइंड ये भी कहता है कि मुझे एक जगह नहीं रहना है। जैसे लाइक मुझे एक साल यहाँ रह चुका हूँ, तो नेक्स्ट ईयर मुझे कहीं और जाने का मन करता है। तो सर मेरा अपना माइंड को ऐसे सेट करना चाहिए कि बिजनेस भी करो तो अपने हिसाब से करो और उस जगह करो। हाँ देखिए बेटा, ये बिजनेस एक्चुअली एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है, और जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा बेटा, आप बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे।
तो जैसे आपको नो डाउट आपको घूमने का शौक है, तो आप ग्रुप ऑफ कंपनीज बना सकते हैं, आप यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिसमें टूरिंग जॉब्स होता है। मार्केटिंग पार्ट आप कर सकते हैं आपका बिजनेस का। जैसे सिंपल सी बात है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, अगर आप किसी से भी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं अपनी दवाइयों का, तो मार्केटिंग आप कैरी कर सकते हैं, तो आपको घूमने फिरने को भी मिल जाएगा, देन आपको नए एरिया भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो पर मेरा ये मानना है कि देखिए किसी भी चीज को आप करें तो वही मैंने आपको बोला था, देखिए इसी स्लाइड में मैंने बोला था आपकी कोर आइडेंटिटी, ये देखिए कि ट्राई वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर भी जरूर काम करिए। अगर आप मुझे बोल रहे हैं वो आपकी कोर आइडेंटिटी है, वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं, तो वो वर्क से जितना ज्यादा मैच होगा उतना ही ज्यादा आप स्मूथली काम करेंगे। पर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और वर्क जितना ज्यादा दूर दूर रहेंगे, वो कोशिश ये करिएगा कि आपकी कोर आइडेंटिटी और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एक ही तरफ जाए। आप बिजनेस कुछ भी करिए, वो इशू नहीं है कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, आप इंदौर में करते हैं, मुंबई में करते हैं। और वैसे भी आज की तारीख में बेटा मैक्सिमम बिजनेस तो ऑनलाइन हो गए हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं एक दूसरे से मीटिंग करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी रह के आप बिजनेस को पार्ट को हैंडल कर सकते हैं। पर देखिए बिजनेस की एक बेसिक डिमांड होती है, पहले उसको आपको सेट करना पड़ेगा, रन करेगा। जब सिस्टम अपने आप को मैनेज करने लग जाएगा, उसके बाद आपको परमिशन मिल जाएगी कि आप कहीं भी जा सकते हैं और उसको बाहर से भी मैनेज कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। एनी क्वेश्चन? Hello, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Sir, Pankaj Parmar here from IPS Academy, College of Pharmacy, Indore. ओके ग्रेट, मेरे जूनियर हो। Thank you, sir. या शर्मा जी Sir, बोलिए। my question, yes. Sir, my question is कि यदि हम अभी तो हम सर एज ए फ्रेशर हैं, तो जैसे हम कोई एक्चुअली बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो वो योर इंग्लिश इज वीक, आर यू हैव नो। शर्मा जी वापस बोलिए, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, कुछ अलग तरह का साउंड। हेलो। हाँ जी। सर परमार। हाँ जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सर अभी एज ए फ्रेशर है, 2020 की बैच है, तो सर हम कोई भी इंटरव्यू वगैरह देते सामने से इंग्लिश इज नॉट प्रॉपर आ रही, तो सर एज ए फ्रेशर सर उनके पास सर टेक्निकल नॉलेज, माय क्वेश्चन इज कि वो कहाँ से आएगा सर? ऑब्वियसली बात है सर, एक्सपीरियंस की तो उसके लिए जरूरत है, तो सर कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू सर? देखिए मैंने आपको वही बोला, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं आपको साइकोलॉजी की बात बताऊं तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारा, देखिए बचपन में देखा एक बच्चे से आप खिलौना छीन लो तो एकदम से रोने लग जाता है, उसके मन में कोई थॉट नहीं होता है, वो तुरंत रोने लग जाता है क्योंकि वो दिल से सोचता है। जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो तो आपका माइंड शिफ्ट होता है। ये मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, माइंड तो देखो यहीं का यही है, पर हमारा जो इमोशन से हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है साइकोलॉजी की भाषा में कि आप हार्ट से माइंड की तरफ शिफ्ट होते हैं। जब हम लोग कॉलेज में आते हैं तो हम लोग लगभग बीच वाली कैटेगरी पे होते हैं। हमारी जो दोस्ती होती है परमानेंट होती है, आपने देखा होगा, जो हमारा कॉलेज का दोस्त बनेगा लोग परमानेंट जाएगा। जैसे यहाँ पे विश्वास पाठक सर हैं, वो मेरे परमानेंट दोस्त हैं, वो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। ठीक है, तो हम लोग कितने जुड़े हुए हैं आज की तारीख में। पर अभी जो दोस्ती होती है वो ब्रेन से होती है, प्रैक्टिकली होती है। जो मेरे प्रॉफिट का है उससे मैं बिजनेस, मतलब बिजनेस हो सकता है या आगे जाके कोई फाइनेंशियल गेन या दूसरा मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, मैं उससे दोस्ती करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये इस तरह का एक माइंड सेटअप हो जाता है ना। तो ये मतलब बीइंग एज ए फ्रेशर ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपका केवल माइंड सेटअप है। ठीक है, आप कोशिश यही करिए कि मतलब आप बहुत प्रोफेशनली एक्ट करिए, क्योंकि नॉर्मली देखिए इंडस्ट्री की नीड है आज की तारीख में अलग टाइप की, और आपका व्यू है बहुत अलग टाइप का, तो वो मैच नहीं होता है। अगर मैं उसको स्क्वायर बोलूं और आपको ट्रायंगल बोलूं तो आप एक दूसरे में फिट नहीं होंगे, है ना। अगर वो इंडस्ट्री भी ट्रायंगल है और आप भी ट्रायंगल है तो एक दूसरे में इजीली फिट हो जाएंगे आप, मतलब इंडस्ट्री आपको रख लेगी। तो कोशिश करिए कि आप इंडस्ट्री के शेप के हिसाब से अपने आप को बनाएं, इंडस्ट्री की जो भी रिक्वायरमेंट है आप पूरी करें। मेरे एक मित्र हैं एचआर, इस समय जब मैं उनसे बात करता हूं तो 100 में से केवल 2% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के लायक होते हैं। प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये रियल आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। केवल 2 से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के लायक होते हैं बेटा, मतलब जिनको इंटरव्यू में बिठाया जा सकता है, उसमें से भी सिलेक्शन की अभी चांसेस नहीं है। बाकी 95% बच्चे बेटा सिर्फ बस अपना फॉर्म भर देते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं और चले जाते हैं। तो अगर आप इसको बीइंग एज ए काम करेंगे ना तो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
देखो एक होता है, एक आदमी मैच जीतने के लिए खेलता है और एक ना हारने के लिए खेलता है। इसमें थोड़ा सा आप एनालिसिस करना, जीतने के लिए खेलना और ना हारने के लिए खेलना, इसमें क्या फर्क आता है। ना हारने के लिए खेलने में आप केवल एफर्ट्स लगाओगे कि आपको मिनिमम एक लेवल मिल जाए कि आप नहीं हारेंगे, और जीतने वाला आदमी केवल क्या करेगा, वो जीतने के लिए खेलेगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि यार 50%, 60%, 70% नहीं, मेरे को नंबर 1 पे आना है, मतलब नंबर 1 पे आना है। तो ये आपकी अप्रोच है बेटा, आपको सिर्फ अपनी टेंडेंसी, आपका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, तो आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। ये मत सोचिए कि आप फ्रेशर हैं, मैं भी फ्रेशर हूं आज की तारीख में, मेरा भी ये वेबिनार का 2nd या 3rd वेबिनार दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। नेक्स्ट। सर मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ, अगर समय हो तो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वेलकम मैम। सर नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपका मुझे। मैं एक बात ये जानना चाह रही हूँ, जैसा आपने बताया कि आप क्लस्टर के लिए काम कर रहे हैं और आप जिस तरह का भी काम कर रहे हैं थोड़ा यूनिक है और बिल्कुल पहली बार हो रहा था। सर आजकल बच्चे चाहते हैं कि पहली बार हो रहा है ऐसा कोई काम शुरू कर दें, और वो सोचते भी हैं और उस पर वर्कआउट भी बहुत कुछ होता है, लेकिन कई बार देखिए आप ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ, जैसे अभी कोरोना, कुछ लोगों ने काम शुरू करने की कोशिश की या बीच में थे वो अभी काम करने की शुरुआत में, लेकिन इस तरह की कुछ आपदाएं ऐसी आ जाती हैं कि जैसे अभी आपको याद हो तो अभी किसानों का एक बहुत लंबा ऐसा वाला प्रोग्राम चला था जिसमें उन्होंने चीजें बेचनी बंद कर दी थी, तबाह करना शुरू कर दिया था। ऐसे समय में एक व्यक्ति को मैं जानती हूँ जिन्होंने अपना एक फूड बास्केट चालू किया और वो उनका बंद हो गया। तो सर वो उसके बाद आप देखिए कि वो उठ के खड़े नहीं हो पाए, हालांकि उस समय जब चालू हुआ था तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो फिर ऐसे जो थोड़े सिक हो जाती है इंडस्ट्री या थोड़ा सा सिक हो जाता है जो वर्क, उसको खड़ा करने के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम, रियल लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये। थैंक यू मैम। कम से कम बच्चों को अच्छी चीज समझा पाऊंगा, एक और आपने एक विजन दे दिया है। मेरा जो बिजनेस को लेके प्रोस्पेक्ट है मैम, कि मेरा एक और प्रेजेंटेशन है। अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर, हो रही है। अच्छा, अरे एक्चुअली वो दूसरे सिस्टम में, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अभी एक्चुअली वो जूम के लिए अपन ने सिस्टम चेंज करा था। कभी भी अपने पैसे से बिजनेस मत करिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा है कि आप दूसरों से पैसा लीजिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअली गवर्नमेंट के पास इतनी सारी स्कीम्स हैं जिसका लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप उस स्कीम को यूज करेंगे तो आपको रिस्क फैक्टर कम से कम हो जाएगा। जैसे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था मैडम, तो मैंने अपनी सेविंग लगा दी, पूरी की पूरी सेविंग लगा दी। एक लेवल के बाद जब मेरा बिजनेस नहीं चला तो मेरी पूरी सेविंग चली गई। अब जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी मेरे पास, दुनिया के अंदर केवल 2 ही प्रॉब्लम होती है मैम। एक होती है, दोनों 2F होती हैं, एक होता है फंड, दूसरा होता है फैमिली। 90% प्रॉब्लम हमेशा फंड और फैमिली से रिलेटेड ही होती है। दोनों से ही है। तो अगर आपका फंड वाला प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा तो फैमिली 100% अफेक्ट हो जाएगी। घरों पे भी झगड़े होने लग जाएंगे, पिता का पूरा गुस्सा बच्चे के ऊपर निकलेगा, दिन में 2-3 बार उसकी कुटाई लगा देंगे। ये रियल हकीकत बता रहा हूँ मैं एक। तो कोशिश करिए कि मैडम आप अपनी जेब का पैसा ना लगाएं। गवर्नमेंट MSME के अंदर इतनी अच्छी स्कीम है, आप उसके थ्रू जाइए और उससे आप उस स्कीम का फायदा उठाइए। क्योंकि देखिए, मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं तो मैंने अभी बताया कि मेरे जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आ रही है वो 0 रुपीज आ रही है। आज हमारी हैंडलूम साड़ी कम से कम 2000 रुपए की एक साड़ी बनती है, पर हमारे लिए आज की तारीख में वो 0% कॉस्टिंग पे है। क्यों? क्योंकि हमको बिल्डिंग गवर्नमेंट ने दे दी, मशीनरी गवर्नमेंट ने दे दी, ट्रेनिंग हमारे लोगों को गवर्नमेंट ने दे दी, रॉ मटेरियल का पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो पहले दिन से मैडम मार्केट में बिकेगा। अब अगर इस केस में अगर कोरोना भी आता है या दूसरा कोई कंडीशन आती है तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी रहती है कि मैं सस्टेन कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को ना तो बैंक को देना है ना लेना है। बिल्कुल सही। तो गो फॉर द गवर्नमेंट स्कीम। क्योंकि आप अपना सेविंग लगा के बिजनेस प्लीज मत करिए। फिर या तो आपके पास इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके पास, देखिए बिजनेस के 1000 दिन बोलते हैं, कम से कम 1000 दिन में बिजनेस समझ में आता है और आपका ब्रेक इवन पे आता है। ब्रेक इवन का मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपका जाता है। 1000 दिन मतलब 3 साल मान लें। अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपए का है तो आप 3 साल का अमाउंट अलग से निकाल कर रख दीजिए, फिर आप बिजनेस में कितना भी पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे पहले अपनी फैमिली को सिक्योर करिए और अपने आप को सिक्योर करिए, क्योंकि जिस दिन ये डिस्टर्ब हो जाएगा ना मैडम माइंड, आपका बिजनेस भी ठप हो जाएगा। और फाइनेंशियली और फैमिली एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो माइंड सबसे पहले डिस्टर्ब करती है। सबसे पहले डिस्टर्ब। तो अपने आप को कूल रखना
और उस जगह काम करना बहुत जरूरी होता है मैम। तो आप गवर्नमेंट स्कीम में जाइए मैम। तो सर अब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता? हो सकता है मैम, क्यों नहीं हो सकता है। एक बार मुझे आप बता दीजिएगा ब्रीफली कि किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करा था। ऐसी बहुत सारी स्कीम है, मैं उनको चाहूँ तो उसमें मर्ज करवा सकता हूँ जहां उनको बेनिफिट मिल जाएगा, और हो सकता है कि उनको उसमें हाँ सर, भी आगे बिल्कुल मिल जाए। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू मैम। आई विल शेयर यू। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम मैम। यस सर। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? So now I would request Dr. Chatterjee sir to give. हेलो जी सर, गुड आफ्टरनून। वेरी ग्रैंड गुड आफ्टरनून। सुनील मिश्रा जी, बहुत भाषण सुने, बहुत स्पीचेस सुनी, बहुत वेबिनार सुने, लेकिन हाँ है कुछ वेबिनार में है दम है। थैंक यू रियली सर, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात से थोड़ा सा सर प्लीज, बिल्कुल सर बताइए। थोड़ा सा आपके उसमें रेक्टिफिकेशन चाहता हूँ सर। बिल्कुल देखिए लड़के दो तरीके के होते हैं, स्टूडेंट्स दो तरीके के होते हैं जी। एक जो अपने बारे में या अपने घर के बारे में या जिसके बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए तो जो आपने बात कही है कि नेवर कैरी एनी बर्डन, ये तो मैंने बिल्कुल मान ली साहब, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव हैं। पर कुछ मेरी तरीके से नालायक भी होते हैं सर, जिनका 10,000 रुपए का वो पेमेंट है, वो 15,000 रुपए खर्च करते हैं। तो क्या इनके ऊपर सिंस द फर्स्ट डे हम अगर थोड़ी सी लिएबिलिटी लगा दे तो क्या गलत होगा क्या सर? नहीं बिल्कुल सही है। देखिए सर, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वही मैंने कहा सर, वही मैंने कहा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है सर, कि अगर जरा भी बर्डन लेकर हम चलेंगे तो हमारे पंख कट जाएंगे। वेरी ट्रू। लेकिन कुछ ऐसे बाज किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं कि अगर हम उनके पंख काट के उन्हें छोड़े तो सर मेरे ख्याल से वो लिमिटेड और डिसिप्लिन में उड़ते हैं सर। एम आई रॉन्ग सर? नहीं सर, आप बिल्कुल राइट है, क्योंकि एनर्जी को डायरेक्शन देना जरूरी है सर। वो डायरेक्शन कैसे भी दे सकते हैं। यस सर। बिल्कुल सही सर, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। लेकिन सर अब मैं आपसे पर्सनल कभी बात करूंगा सर, वेरी शॉर्टली विद इन अ कपल ऑफ डेज। सर आई वांट टू नो अबाउट द होलसेल। ओके सर, उसके लिए मैं आपसे जरा सर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसेप्शन टू द फाइनल, मैं आपसे जरा 2, 4, 5, 10, 15, 20 मिनट जितना भी आप मुझे दे सके, मेरा अहोभाग्य। सर ऐसा मत बोलिए सर, मेरा अहोभाग्य सर। आप जितना टाइम चाहिए मैं उतना टाइम दे दूंगा सर। कोरोना में इंदौर आ जाता हूँ, आप बोलिए सर आपके लिए। अरे सर नहीं, थैंक यू वेरी मच, इट्स योर हाइनेस, इट्स योर काइंडनेस, बट आई वुड लाइक टू शेयर माय दिस प्रॉब्लम कि अब मैं थोड़ा सा सर, बीइंग 61 इयर्स ओल्ड, मैं थोड़ा सा एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जो बहुत शॉर्ट पीरियड का हो और अच्छा हो। मैं पैसों के लिए नहीं, अपने आप को बिजी रखने के लिए जी ये काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, विल टेक योर गाइडेंस। बिल्कुल सर, थैंक यू। एंड excellent sir, excellent, once again excellent, thank you very much sir. Thank you sir, thank you very much sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी विश्वास पाठक जी, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लोज करें, मीटिंग क्लोज करें? जी सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। Thank you.